17वीं शताब्दी में पहली बार भारत का ब्रिटेन से संपर्क हुआ। यह संपर्क दो परस्पर विरोधी संस्कृतियों का परस्पर टकराना मात्र था। उन दिनों समूचा ब्रिटेन अर्थसभ्य किसानों का उजाड़ देश था। उनकी झोपड़ियां नरसलों और सरकंडों की बनी होती थीं, जिनके ऊपर मिट्टी का गारा लगाया हुआ होता था। घास फूस जलाकर घर में आग तैयार की जाती थी, जिससे सारी झोपड़ी में धुआं भर जाता था और उस धुएं को निकालने की कोई राह नहीं होती थी। उन लोगों की खुराक जो जौ, मटर, उड़द, कंद और दरख्तों की छाल तथा मांस थी। उनके कपड़ों में जुएं भरे होते थे और आबादी बहुत कम थी, जो महामारी और दरिद्रता के कारण आए दिन घटती रहती थी। शहरों की हालत गांव से कुछ अच्छी नहीं थी। शहर वालों का बिछौना भूस से भरा एक थैला होता था, तकिए की जगह लकड़ी का एक गोल टुकड़ा। शहरी लोग जो खुशहाल होते थे चमड़े का कोट पहनते थे। गरीब लोग हाथ पैरों पर पुआल लपेटकर सर्दी से जान बचाते थे। न कोई कारखाना, न कारीगर, न सफाई का इंतजाम, न रोगी होने पर चिकित्सा की व्यवस्था। सड़कों पर डाकू फिरते थे और नदियां तथा समुद्री मुहाने समुद्री डाकुओं से भरे रहते थे। उन दिनों दुराचार का तमाम यूरोप में बोलबाला था। आतशक, सिफिलिस की बीमारी आम थी। विवाहित, अविवाहित, गृहस्थ, पादरी, यहाँ तक कि पोप 10वें लुई तक भी इस रोग से बचे नहीं थे। पादरियों का बोलबाला था और ये पादरी बहुत ही भ्रष्ट होते थे। इन पादरियों ने इंग्लैंड की 1,00,000 स्त्रियों को भ्रष्ट किया था। कोई पादरी बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी केवल थोड़े से जुर्माने की सजा पाता था। मनुष्य हत्या करने पर भी केवल 6 शिलिंग 8 पेंस या लगभग 5 रुपए का जुर्माना देते थे। ढोंग, पाखंड, जादू टोना इन सभी का व्यवसाय था। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लंदन नगर इतना गंदा था और वहां के मकान इस कदर भद्दे थे कि उसे मुश्किल से ही शहर कहा जा सकता था। सड़कों की हालत ऐसी थी कि पहिएदार गाड़ियों का चलना खतरे से खाली नहीं था। लोग लद्दू टट्टुओं पर दाएं बाएं पालनों में सामान की तरह लदकर यात्रा करते थे। उन दिनों तेज से तेज गाड़ी इंग्लैंड में 30 से 50 मील का सफर एक दिन में कर सकती थी। वहां की स्त्रियां जंगली और भद्दे गीत गाती थीं। पुरुष कटार घुमा घुमाकर लड़ाई और नाच गाना करते थे। लिखना पढ़ना बहुत ही कम लोग जानते थे। यहाँ तक कि बहुत से लॉर्ड अपने सिग्नेचर भी नहीं कर पाते थे। बहुधा पति कोड़ों से स्त्रियों को मारते थे। अपराधियों को टिकटिकी से बांधकर पत्थर मार मार कर मार डाला जाता था। औरतों की टांगों को सरे बाजार शिकंजों में कसकर छोड़ दिया जाता था। शाम होने के बाद लंदन की गलियां सूनी, डरावनी और अंधेरी हो जाती थी। उस समय कोई बहुत जीवट आदमी ही घर से बाहर निकलने का साहस कर सकता था, क्योंकि उसको लुट जाने का भय होता था। फिर उसके ऊपर खिड़की खोलकर कोई भी गंदा पानी फेंक सकता था। गलियों में लालटेन या रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। लोगों को भयभीत करने के लिए टेम्स के पुराने पुल पर अपराधियों के सिर टांगकर लटका दिए जाते थे। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। बादशाह के संप्रदाय से अलग किसी दूसरे संप्रदाय के गिरजाघर में जाकर उपदेश सुनना मतलब सजाए मौत। ऐसे अपराधियों के घुटनों को शिकंजों में कसकर तोड़ा जाता था। स्त्रियों को लकड़ियों की शहतीरों से बांधकर समुद्र के किनारे छोड़ देते थे कि धीरे धीरे समुद्र की लहरें उनको निगल जाएं, या फिर उनके गालों को लाल लोहे से दागकर अमेरिका निर्वासित कर दिया जाता था। उन दिनों इंग्लैंड की रानी भी गुलामों के व्यापार में लाभ का हिस्सा लेती थी। इंग्लैंड के किसान की अवस्था बिल्कुल उस ऊद बिलाव के समान थी जो नदी के किनारे मांद बनाकर रहता हो। ऐसा कोई धंधा या रोजगार नहीं था जिससे वर्षा न होने की सूरत में किसान दुष्काल से बच सके। उस समय समूचे इंग्लिस्तान की आबादी 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। जंगली जानवर हर जगह फिरते थे। सड़कों की हालत बहुत खराब थी। बरसात में तो सब रास्ते ही बंद हो जाते थे। देहात में तो लोग रास्ता भूल जाते थे और रात भर ठंडी हवा में ठिठुरते थे। राजनीतिक और धार्मिक अपराधों पर भयानक अमानवीय सजाएं दी जाती थी। यह दशा केवल ब्रिटेन की ही नहीं अपितु पूरे यूरोप की थी। प्रायः सब देशों में वंश क्रम से आए हुए एक तंत्र स्वेच्छाचारी निरंकुश राजा राज्य करते थे और उनका शासन संबंधी मुख्य सिद्धांत था, हम पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हमारी इच्छा ही कानून है। जनता की 2 श्रेणियां थीं। जो कुलीन थे वे ऊंचे समझे जाते थे। जो जन्म से नीच थे वे दलित वर्गीय थे।
ऐसा एक भी राजा नहीं था जो प्रजा के सुख दुख से सहानुभूति रखता हो। विलास और शान शौकत में ही वो मस्त रहते थे। वे सब प्रजा के जानो माल के स्वामी थे। राजा होना उनका अधिकार था। उनकी प्रजा को सोचे समझे बिना उनकी आज्ञा का पालन करना ही करना था। फ्रांस का लुई 14वां एक ऐसा ही बादशाह था। यूरोप में वह सबसे अधिक काल तक तख्तशीन रहा था। औरंगजेब से 12 वर्ष पहले वह गद्दी पर बैठा और उसने मरने के 8 साल बाद ही गद्दी तक बैठा रहा। और औरंगजेब के मरने के 8 साल बाद ही वह गद्दी पर बैठा रहा। पूरे 72 साल। वह सभ्य, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था और यह चाहता था कि फ्रांस दुनिया का सबसे अधिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। परंतु जब वह फ्रांस की शक्ति और उन्नति की बात सोचता था, तब वह फ्रांस की जनता के संबंध में नहीं, केवल अपने और अपने सामंतों के संबंध में सोचता था। वह अपने को ही राज्य कहता था और यह उसका तकिया कलाम बन गया था। उसने अपनी दरबारी तड़क भड़क से सारे संसार को चकित कर दिया था और फ्रांस सारे तत्कालीन सभ्य संसार में फैशन के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उसने प्रजा पर भारी टैक्स लगाए थे और गरीब प्रजा की गाढ़ी कमाई से बड़े बड़े राजमहल बनाए थे। उसने वर्साय और पेरिस की वह शान बनाई थी जिसकी उपमा यूरोप में दूसरी नहीं थी। उसने अजेय सेना का गठन किया जिससे यूरोप के सभी राष्ट्रों ने मिलकर बड़ी कठिनाई से परास्त किया। सन 1715 में जब वह मरा तो पेरिस अपनी शान, फैशन, साहित्य, सौंदर्य और बड़े बड़े महलों तथा फव्वारों से सुसज्जित था और फ्रांस यूरोप की प्रधान राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन चुका था। परंतु सारा देश भूखा और असंतुष्ट था। उस काल यूरोप में फ्रांस का मुख्य प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया था, जिसके राजा हाब्सबर्ग राजवंश के थे। पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट का गौरवपूर्ण पद इसी राजवंश को प्राप्त था। यद्यपि इस पद के कारण ऑस्ट्रिया के राजाओं की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, परंतु उनका सम्मान और प्रभाव तथा प्रभुत्व समूचे यूरोप पर था। उस समय जर्मनी न कोई एक राष्ट्र था, न एक राज्य का नाम ही जर्मनी था। तब जर्मनी लगभग 360 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें तनिक भी राजनीतिक एकता नहीं थी। वे नाम मात्र को ऑस्ट्रिया के धर्म सम्राट की अधीनता मानते थे। यही दशा इटली की भी थी। इटली का राष्ट्र है, इस नाम को कोई नहीं जानता था। वहां भी अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जिनके राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। जनता को कहीं भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। स्पेन इस काल में यूरोप का सबसे अधिक समृद्ध राज्य था। 15वीं-16वीं शताब्दी में ही उसने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करके अपनी अपार समृद्धि बढ़ा ली थी। स्पेन के राजा यूरोप के अनेक देशों के अधिपति थे। पोलैंड 16वीं शताब्दी तक यूरोप का एक समर्थ राज्य था। 17वीं शताब्दी में पीटर के अभियानों ने उसे जर्जर और अव्यवस्थित कर दिया था और फिर वहां किसी शक्तिशाली केंद्रीय शासन का विकास ही नहीं हो पाया। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड का विकास अभी हुआ ही नहीं था। अभी ये देश बहुत पिछड़े हुए थे। आज का सोवियत रूस संसार का सबसे बड़ा और समर्थ प्रजातंत्र है। आज उसका एक छोर बाल्टिक सागर से पैसिफिक सागर तक फैला है और दूसरा आर्कटिक सागर से भारत और चीन की सीमाओं को छू रहा है। परंतु उन दिनों वह एक छोटा सा प्रदेश था जो मॉस्को नगर के आसपास के इलाकों तक ही सीमित था, जिसका अधिकांश भाग जंगल था। समुद्र से उसका संबंध भी विच्छिन्न था। एक भी समुद्र तट उसके पास नहीं था। तब बाल्टिक सागर का सारा तट स्वीडन के बादशाह के अधीन था और काला सागर तथा कैस्पियन सागर तट का सारा दक्षिणी भूभाग तातारी और तुर्क राजाओं सरदारों के अधिकार में था। 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पीटर ने जार के सिंहासन पर बैठकर रूस की काया पलट करने का प्रयास किया। उन दिनों रूस के लोग लंबी लंबी दाढ़ियां रखते थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को अपने दरबार में बुलाया, सबकी दाढ़ी अपने हाथ से हटा दी और उन सभी को चुस्त पोशाकें पहना दी। उसने स्वीडन के बादशाह के हाथों से बाल्टिक तट छीन लिया और समुद्र तट पर अपनी नई राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग बसाई, जो कि आज लेनिनग्राड के नाम से फेमस है। परंतु यह महान सुधारक पीटर भी उन दोषों से मुक्त नहीं था। उन दिनों संसार के बादशाहों में जो दोष हुआ करते थे, वह स्वेच्छाचारी था। वह वही करता था जो वह चाहता था
और उसकी आज्ञा पालन करने में चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े लोगों को, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन दिनों हमारा भारत मुगल प्रताप से तप रहा था। संसार के सबसे बड़े और सबसे धनी बादशाह शाहजहां और औरंगजेब 50-50 साल सिंहासन पर विराजमान रह चुके थे। अकबर और जहांगीर के महान सांस्कृतिक प्रभाव भारत में पनप चुके थे। अकबर की उदारता, जहांगीर का न्याय शासन, शाहजहां की सुख समृद्धि और तत्कालीन भारत के कला कौशल ने भारत को इस युग में नया मोड़ दिया। दिल्ली और आगरा के किले बन चुके थे। ताजमहल अपनी धवल छटा से चंद्र ज्योत्सना को उज्जवल कर रहा था। कुतुब की लाट ऊंचा सर किए गौरव गाथा कह रही थी। फतेहपुर सीकरी का नगर यद्यपि सो रहा था, परंतु उसकी भी एक शान थी। आगरा और दिल्ली के बाद जयपुर, मथुरा, अजमेर, पटना, काशी आदि दर्जनों नगर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से सुसज्जित और आश्चर्यचकित कर देने वाले धन वैभव से परिपूर्ण थे। जब औरंगजेब ने सिंहासन पर कदम रखा था, उस समय भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक चारों ओर अलौकिक सुख समृद्धि और व्यापार पनप रहा था। इस समय दादू, कबीर, नानक ने धर्मों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय का एक वातावरण उत्पन्न कर दिया था। सूर और तुलसी, रहीम और रसखान, मीरा और ताज एक अविच्छिन्न साहित्य संसार की रसधार में बह रहे थे। शाहजहां का स्वर्ण रत्न भंडार संसार भर में अद्वितीय था। 30 करोड़ की संपदा तो उसने अकेले गोलकुंडा से ही प्राप्त कर ली थी। उसके कोषागार में 2 गुप्त हौज थे, एक में सोने और दूसरे में चांदी का माल रखा जाता था। इन हौजों की लंबाई 70 फुट और गहराई 30 फुट हुआ करती थी। ये हौज चोर दरवाजे से ही खुलते और बंद होते थे। उसने ठोस सोने की एक मोमबत्ती, जिसमें गोलकुंडा का सबसे बहुमूल्य हीरा जड़ा था और उस हीरे का मूल्य 1 करोड़ रुपए था, मक्का में काबा की मस्जिद में भेंट किया था। दुनिया का कोई भी इतिहासज्ञ शाहजहां की दौलत का अनुमान नहीं लगा सका है। लोग कहते थे कि उसके पास इतना धन है कि वह फ्रांस और पर्शिया के दोनों महाराज्यों के कोष को मिलाकर भी बराबरी नहीं की जा सकती। सोने के ठोस पायों पर बने तख्ते ताउस में 2 मोर मोतियों और जवाहरात के बने थे। इनमें 50,000 हीरे, मोती और 2,25,000 मिस्कल शुद्ध सोना लगा था, जिसकी कीमत 17वीं शताब्दी में 53 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इससे पहले उसके पिता जहांगीर के खजाने में 196 मन सोना तथा 1,500 मन चांदी, 50,000 80 पौंड बिना तराशे हुए जवाहरात, 100 पौंड लाल रंग की रूबी, 100 पौंड पन्ना, 600 पौंड मोती थे। शाही फौज के अफसरों की 2,000 तलवारों की मूठें रत्न जटित थीं। दीवाने खास की 103 कुर्सियां चांदी की तथा 5 सोने की थीं। तख्ते तौस के अलावा 3 ठोस चांदी के तख्त और प्रतिष्ठित राजवर्गीय जनों के लिए थे। इसके अलावा 7 रत्न जटित सोने के तख्त थे। बादशाह के हमाम में जो टब 7 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा था, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए थी। शाही महल में 25 टन सोने की तश्तरियां और बर्तन थे, 50 टन चांदी के बर्तन थे। वर्नियर कहते हैं कि बेगम और शहजादियां तो हर वक्त जवाहरातों से लदी रहती थीं। ये जवाहरात किश्तियों में भरकर लाए जाते थे। नारियल के बराबर बड़े लाल रंग के छेद करके रूबी वे गले में पहने रहती थीं। वे गले में रत्न, हीरा और मोतियों के हार, सिर में लाल व नीलम जटित मोतियों का गुच्छा, बाहों पर रत्न जटित बाजूबंद और दूसरे गहने नित्य पहने रहती थीं। 17वीं शताब्दी में हमारा भारत इतना समृद्ध था कि पश्चिम के लोग इस बारे में कल्पना भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने इस बुक का दूसरा पार्ट प्रेजेंट करूंगी।